यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट ले रहा हूँ। उसके अंदर अपने पास टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। तो बेटा ऐसे केस में ना आपको जी में निकालनी है एरर, तो आप पहले स्केयरिंग करो बोथ साइड, तो आपके पास ये बन जाएगा। जिसमें आपको एरर निकालनी है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, हमेशा याद रखना ये। अब रूल लगाओ, डेल्टा जी बाई जी। कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होती, इसको छोड़ दो आप, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होती। इसका बनेगा डेल्टा एल बाय एल प्लस में ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाय टी। ये समझ में आ गया आपको? मैंने बताया था ना, पावर आगे आ जाती है और कभी एरर माइनस नहीं होती, नीचे वाला भी प्लस में ही जाएगा ऐसे। इसमें कोई डाउट हो किसी को? बोलिए। जिसका नो सर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हम परसेंटेज एरर पे आ गए। यहाँ पर था टी था शायद, यहाँ टी आएगा। यस सर, टी था। यहाँ टी आएगा, टी बाई टी। तो परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन एल प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन टी। अब आप बताना एल में कितना परसेंट एरर गिवन है? 1% ना? यस सर। और टी में कितना परसेंट है? 2। आंसर चेक करो, 5% है। यस सर। दिस इज क्वेश्चन यस सर। 6। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 में? कोई बच्चा पूछ रहा था अभी। वो एरर लिमिट सर कैसे मल्टीप्लाई में पता लगी? एरर लिमिट बेटा लिखना होता है। एरर लिमिट में हम कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो मैंने कोई वैल्यू निकाल ली, ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस उसकी एब्सोल्यूट एरर को लिख देना, इसको बोलते हैं एरर लिमिट। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ो, मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना बेटा, रीड करो। The length and breadth of a rectangle are length equal to 5.7 plus minus 0.1 centimeter ये और breadth 3.4 plus minus 0.2। क्या निकालना का था? एरिया। area, yes sir, with error limit। एरिया विद एरर लिमिट, मतलब मुझे एरिया निकालना है। एरिया की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसकी एब्सोल्यूट एरर। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ आंसर को तो वो मेरा एरर लिमिट में आंसर होगा। तो ये ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं एरिया की? लेंथ की ट्रू वैल्यू को ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरी ट्रू वैल्यू आ जाती है 5.7 इंटू 3.4। अब सॉल्व करके देखना क्या बनेगा। फिर मुझे निकालना है डेल्टा ए। डेल्टा ए निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है कि डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। एलसीएम ले लो, एल इंटू बी, ये बनेगा बी डेल्टा एल प्लस एल डेल्टा बी। एलसीएम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे निकालना डेल्टा ए है, तो मैं एरिया को राइट साइड में ले जाऊंगा। जैसे ही मैं इसको राइट साइड में लेके जाऊंगा, ये एल इंटू बी ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा डेल्टा ए इजिली निकल गया। बी, बी की ट्रू वैल्यू कितनी है? 3.4 इंटू में डेल्टा एल कितना? 0.1, फिर प्लस एल कितना? 5.7,
इनटू में 0.4। तो बेटा इसको सॉल्व कर लोगे, इधर से आप Yes, sir. एरिया की ट्रू वैल्यू निकाल लोगे, फिर एरिया की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो भी ये आएगा इसको आप यहाँ लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा इन एरर लिमिट। किसमें आ जाएगा? इन एरर लिमिट। ओके, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चलो बेटा। नेक्स्ट चलो, So 16th question. 16th क्वेश्चन पढ़ो आप। 16th क्वेश्चन। So if the percentage error in the measurement of mass m and velocity v of a body are 1.5% and 2% respectively, find the percentage error in the measurement of its momentum p and kinetic energy k. देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ये आप लोग 9th में ही पढ़ते हो, और डायमेंशन में भी हमने किया हुआ है मोमेंटम। तो मोमेंटम दोनों का प्रोडक्ट से आ गया ना, तो आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, डेल्टा पी बाई पी डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर इन पी, परसेंटेज एरर इन एम, परसेंटेज एरर इन वी बन जाएगा। अगर मैं सबको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ बन जाएगा ना। एम के अंदर आपने कहा है कि 1.5% की एरर है और वी में 2 है, तो इसका आंसर चेक करो, 3.5% होगा फर्स्ट पार्ट का। Yes, sir. अब काइनेटिक एनर्जी में भी आप सेम निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी में इस कांस्टेंट को छोड़ दिया करो, परसेंटेज एरर इन एम, पावर आगे आएगी परसेंटेज एरर इन वी। इसका आंसर कुछ और होगा, इसका आंसर होगा 1.5 प्लस 4, 5.5% होगा। Yes, sir. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। आगे चलो बेटा। So 17th. 17 पढ़ो क्वेश्चन नंबर 17। A physical quantity x is related to three observables a, b, c as x is equals to root a b square upon एक मिनट होल्ड। बढ़िया सर, बढ़िया आपकी। हाँ जी, हाँ जी, कोविड के कारण सारा कुछ सफर हुआ था।
सर आपका माइक म्यूट है। हाँ जी, इवनिंग में आता हूँ सर, मैं आपको बता दूंगा सर। हाँ जी, कोई बात नहीं, बता दूंगा सर मैं। तो मैं बात कर रहा था ना, इसलिए म्यूट किया हुआ। ओके, क्वेश्चन रीड करो बेटा दोबारा से, जिसका भी। So a physical quantity x is related to three observables a, b, and c as x is equals to root a b square in upon c square. The errors of measurement in a, b, and c are 2%, 1%, and 3% respectively. What is the percentage error in the quantity x? तरीका लगाओ बेटा जो मैंने बताया। एक्स इजिकल टू बताना, ए की पावर कितना दिया हो, So root a उसके बाद b square तो, upon c square. हाँ तो इसको उसी तरह से करो आप। पहले तो रूल लगाया करो, डेल्टा एक्स बाय एक्स हाफ डेल्टा ए बाय ए ट्वाइस डेल्टा बी बाय बी ट्वाइस डेल्टा सी बाय सी। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर इन एक्स हाफ परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 परसेंटेज एरर इन बी प्लस 2 परसेंटेज एरर इन सी। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दो सब बच्चे, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो। जो भी आपको परसेंटेज एरर दी है ना, वो वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। देखो क्या आंसर आता है, बताना ए में कितनी परसेंटेज एरर दी हुई है। So Sir, 2%. कितना? 2%. 2%। 2%। तो यहाँ 2 पुट कर दो। बी में कितना है, बी में एरर बोलो, 1%. या 1 कर दो। सी में 3%. 3%. 3%, तो यहाँ 3 पुट कर दो। Sir, 9%. अब यहाँ से क्या आंसर आएगा, 9%. 1 + 2 + 6 9%। ये आंसर है। तो समझ में आ गया बेटा कैसे करने हैं ये। यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट डाउट। और कोई डाउट नहीं है बेटा? सर और कोई नहीं है। और नहीं है ना? No. चलो आगे आगे करते हैं बेटा। आज कुछ थ्योरेटिकल काम भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग नोट करो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन। हेडिंग बना लो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। क्या होता है एक्यूरेसी, कोई बताएगा बच्चे? Sir, accurate होना किसी चीज। एक्यूरेट से क्या मतलब हुआ? एक्यूरेट से मतलब ये हुआ कि जो रीडिंग हम ले रहे हैं वो एक्यूरेट हो। फॉर एग्जांपल, मान लो ये कोई लेंथ है, ये लेंथ है एक्चुअल में 10.4 सेंटीमीटर। हमने रीडिंग ली 10.3, दोबारा से चेक किया किसी और बच्चे ने तो 10.4 आ गया, किसी और ने चेक किया तो 10.5 आ गया, किसी और ने चेक किया तो 10.2 आ गया। लेकिन ये रीडिंग ऑलमोस्ट इसके आसपास है ना। आप जितनी भी रीडिंग ले रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये रीडिंग्स आर ऑलमोस्ट एक्यूरेट। रीडिंग्स आर एक्यूरेट। Accurate. बट अगर मैं रीडिंग लेता हूँ तो मेरी रीडिंग आती है 12.2, 13.6, 15.9, काफ़ी सारी रीडिंग्स ले रहा हूँ मैं, कोई 9.3 आ रही है। तो क्या ये एक्यूरेसी है क्या?
No. No, sir. This is not accurate. It is not accurate. लेकिन अगर मैं रीडिंग लेता हूँ 15.1, 15.2, 15.3, 15.0, 15.4, क्या ये एक्यूरेट है? क्या ये एक्यूरेट Yes, sir. नहीं है, ये भी No, sir. inaccurate। No, sir. लेकिन ये सभी रीडिंग एक दूसरे के आसपास है, एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज है। इसको बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसाइज का मतलब हम कह सकते हैं रीडिंग्स आर नॉट एक्यूरेट बट इट इज ऑफ हाई डिग्री प्रिसीजन। हाई डिग्री प्रिसीजन। प्रिसीजन के अंदर और एक्यूरेसी में यही फर्क है। एक्यूरेसी में तो आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस होती है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है बेटा, वो एक्चुअल वैल्यू के आसपास होती है, वो एक्यूरेट है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के आसपास भी हो, वो प्रिसाइज भी होती है। तो यहां मैं लिखूंगा एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेसी से नहीं है, लेकिन हर रीडिंग का एक दूसरे के क्लोज होना, हर रीडिंग का एक दूसरे के क्लोज होना। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा? इनएक्यूरेट बट प्रिसाइज, इनएक्यूरेट बट प्रिसाइज। और यहां मैं क्या लिखूंगा? नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। क्या आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फर्क समझ में आ गया? Yes, sir. अगर रीडिंग्स Yes. अगर रीडिंग्स एक्चुअल वैल्यू के आसपास हो तो वो एक्यूरेट होती हैं, और अगर रीडिंग एक दूसरे के आसपास हो तो वो प्रिसाइज होती है। अब पहली ऑब्जर्वेशन ए में रीडिंग एक्यूरेसी के आसपास भी है और एक दूसरे के आसपास भी है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ, दोनों है। यहाँ पर ना तो एक्यूरेसी है, ना ही ये एक दूसरे के आसपास है, तो नॉट एक्यूरेट नॉट नाइदर एक्यूरेट, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। और तीसरी ऑब्जर्वेशन के अंदर सी के अंदर इनएक्यूरेट मतलब नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। हैव यू अंडरस्टैंड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेशन लिख लो बेटा। अभी नहीं लिखना, जब बताऊंगा तब लिखना। अभी सिर्फ अभी कुछ नहीं लिखना इसमें। ये दोनों डेफिनेशन लिख लो। एक्यूरेसी refers to how closely a measured value agree with the true value। How closely measured values जो आप measure करते हो वो कितना क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। प्रिसीजन में क्या होगा? refer to what limit or resolution the given physical quantity can be measured। मतलब कितने रेजोल्यूशन का मतलब होता है फर्क। जब आप क्वांटिटी को मेजर करते हो उसमें कितना फर्क है, कितना कम फर्क होगा इन क्वांटिटी में, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन रेफर्स टू व्हाट लिमिट और रेजोल्यूशन, एक ही लिमिट या रेजोल्यूशन एक ही चीज है। व्हाट लिमिट और रेजोल्यूशन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर। ऐसा ना हो कि हमने मेजर किया 12.5, फिर मेजर किया 15.1, फिर मेजर किया 25.1। इसके अंदर तो रेजोल्यूशन मतलब फर्क ही बहुत है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। प्रिसीजन क्या होगा? आपने मेजर किया 12.5, फिर 12.6, फिर 12.4, फिर 12.3, फिर 12.7, तो ये एक दूसरे के क्लोज है।
इनमें रेजोल्यूशन बहुत कम है, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। क्या आपने नोट कर लिया ये? Yes, sir. sir. अभी ये मत नोट करो, मैं तुम्हें कुछ और बताता। जैसे मान लो आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, जैसे शूटिंग या आर्चरी, उसके अंदर जब आप एम करते हैं, निशाना लगाते हैं ना, ऐसे सर्कल्स बने होते हैं। अगर किसी ने गेम देखी हो या खेली हो, Yes. इन सर्कल का मीनिंग होता है, इनके मार्क्स होते हैं। सेंटर में जो सर्कल है, इसको मैं एक बार रेड कलर कर देता हूँ। सेंटर में जो सर्कल है, इसके 20 मार्क्स होते हैं आर्चरी में। बीच बीच में अगर एरो लगेगा तो मार्क्स मिलेंगे सबसे ज्यादा। और सेकंड पार्ट में अगर लगता है, हिट करता है, इसको कोई और कलर कर देते हैं। सेकंड पार्ट में अगर हिट करता है एरो, उसके मार्क्स 10 होंगे। और थर्ड पार्ट में अगर कोई एरो हिट करता है तो उसके मार्क्स उससे भी कम होंगे, 5 मार्क्स होंगे। तो मैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहने वाला था एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। सपोज करो किसी एथलीट ने या किसी प्लेयर ने एम किया, उसके तीनों निशाने अंदर लगे। किसी और ने एम किया, उसके तीनों 3 बार एरो आप हिट करते हो इस गेम में, तीनों एरो आउटसाइड लगे। एक और प्लेयर ने हिट किया, उसका एक एरो इधर लगा, एक एरो इधर लगा, एक एरो इधर लगा। आप बता सकते हैं ए बी सी में से कौन एक्यूरेट है और कौन प्रिसाइज है? पहले ए पे बात करते हैं। ए के तीनों निशाने सही जगह पे लगे और तीनों एक दूसरे के पास पास भी है, तो मैं लिखूंगा ए इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। बी के लिए मैं ये लिखूंगा कि एक्यूरेसी तो नहीं है, मार्क्स तो उसको पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन तीनों एक दूसरे के पास है, तो मैं ये कह सकता हूँ नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। सी के लिए मैं ये कह सकता हूँ ना तो एक्यूरेट है, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है। क्या ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. कब हम एक्यूरेसी के लिए जाते हैं और कब हम प्रिसाइज के लिए जाते हैं? होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट बेटा। Yes, sir. Yes, sir. बड़े फिर अब कई बार क्या होता है, जब हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, मैं एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इन मेजरिंग डिस्टेंसेस। कोई डिस्टेंस मेजर करना था, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या दी होंगी? लेट ऑब्जर्वेशंस आर 10.0, 10.1, 10.2, 9.9, 9.8। ऐसे आपको 5 ऑब्जर्वेशन दे दी सेंटीमीटर में, और आपसे पूछ लिया परसेंटेज एरर। अब आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दी। जब आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दी
तो फिर आपने क्या करना है, इन्हीं में से इनका अर्थमेटिक मीन लेना और उसी को एक्चुअल वैल्यू मान के अपना काम करना है। जब आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दी जाती तो हम क्या करते हैं, हम उन्हीं ऑब्जर्वेशन से एवरेज वैल्यू निकालते हैं। कैसे? एक टेबल बनाऊंगा, आप भी बनाओ। ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी हुई है मुझे? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट है 10.0। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? 10.1। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 10.2। फोर्थ वन 9.9। फिफ्थ वन 9.8। अब क्या करें, इन सबको ऐड कर लें। ऐड तो करना आता ही है सबको। ये कितना होगा? 1 2 3, फिर 12 22, फिर 9 18 28 38 48 50। ये आपके पास है। अब आप क्या करो, इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लो। टोटल ऑब्जर्वेशन का जो सम है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। 50.0 को 5 से डिवाइड किया तो आपके पास x बार आ गया। इसको बोलते हैं मीन ऑब्जर्वेशन, मीन वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मीन वैल्यू। मेन वैल्यू। यही मीन वैल्यू आपका अब ट्रू वैल्यू होगी। इसी को आपने ट्रू वैल्यू माना। अब आप दूसरा काम करोगे, एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर्स, वो फॉर्मूला होगा ऑब्जर्वेशन में से मीन वैल्यू को माइनस करना है और उसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का मतलब ये होता है आप नेगेटिव साइन नहीं लेते। पॉजिटिव। 10.0 में से 10.0 जाएगा तो 0.0 ऐसे लिखना है आपने। 10.1 में से 10.0 जाएगा तो 0.1। 10.2 में से 10.0 जाएगा तो 0.2। 9.9 में से 10.10 जाएगा तो माइनस में होता है। बट मॉडुलस के कारण आप माइनस में नहीं लिखोगे, प्लस में लिखोगे। क्या इतना काम समझ में आ गया आपको? Yes, sir. यस सर। तो डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स। मतलब ये है एब्सोल्यूट एरर। इसका भी आप मीन ले लो। आपको दो मीन लेने पड़ रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन का मीन और एक इसका एब्सोल्यूट एरर का। उसके लिए पहले ऐड कर लें इसको। 1 2 3 4 6 0.6। ये आपके पास कितना बनेगा? 0.6 by 5 which is 0.12। 0.12। अब आपको एक और खास चीज का ध्यान रखना है। अगर सारी ऑब्जर्वेशन के डेसिमल के बाद एक एक ही वैल्यू आ रही है ना, मतलब डेसिमल पॉइंट एक प्लेस पे है, तो आपको सारे आंसर एक प्लेस में ही रखने हैं। अब यहाँ आगे दो प्लेस, तो आपको 2 को छोड़ना पड़ेगा। अगर तो ये 5 से छोटा हो, जिस नंबर को आप छोड़ रहे हो 5 से छोटा हो, फिर तो आप उसको छोड़ दो। अगर वो नंबर 6 होता जो कि 5 से बड़ा है तो फिर तो आप उससे नेक्स्ट ले लेते सर। करते ना। यस। अब आप क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही प्लेस रखना होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया? मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई बेटा? 0.1। ये वाला स्टेप समझ में आया? सर एक बार वापस बता दो। आप ऐड कर लोगे, 5 Yes, sir. से डिवाइड कर लोगे, आंसर कितना बना? 0.12। बट मुझे आंसर रखना है एक डेसिमल प्लेस पे, तो मुझे 2 को खत्म करना है। अगर तो जिस नंबर को मैं खत्म कर रहा हूँ वो 5 से छोटा है, तो फिर अगले वाला नंबर ही बच जाएगा 0.1। अगर यहाँ होता 0.16 और ये 5 से बड़ा होता तो इसको छोड़ता, तो मैं अगले वाले नंबर को इंक्रीमेंट कर देता। लास्ट टाइम भी बताया था मैं सिग्निफिकेंट वैल्यूज के लिए।
तो यहाँ पर मैंने मेरा कितना आ गया 0.1। दो मीन आपने निकाल लिया, एक्स मीन और डेल्टा एक्स मीन। आपको चाहिए परसेंटेज एरर, आपको चाहिए परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए ये पेज रब कर दूं बेटा? Yes. Yes, sir. ओके, ये वैल्यू याद रखना जो मैंने निकाली है। परसेंटेज एरर निकालने से पहले निकालो रिलेटिव एरर। वो कैसे निकालनी है? ऐसे 0.1 10.0। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, इसको। ये आपके पास 1.0% है। आया तो 1 था, लेकिन डेसिमल के एक प्लेस के साथ लिखना होता है, इसलिए मैंने लिख दिया 1.0%। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. एक सम करो और परसेंटेज एरर निकालो सब बच्चे। ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, सिर्फ करना आपको है। मैं ऑब्जर्वेशन ऐसे लिख देता हूँ इसके ऊपर। ऑब्जर्वेशन, मान लो एक ऑब्जर्वेशन है 10.12, एक ऑब्जर्वेशन है 10.13, एक ऑब्जर्वेशन है 10.11, एक ऑब्जर्वेशन है 10.14 और एक ऑब्जर्वेशन है 10.00। आप इसमें परसेंटेज एरर निकालो। यू में स्टार्ट। सबसे पहले इसको ऐड करो। आप लोग करते रहो, मैं मेरा कर रहा हूँ। Sir, Yes. sir, absolute error negative नहीं लेना। नहीं बेटे, नेगेटिव नहीं लेना, नेगेटिव को भी पॉजिटिव रखना है। ये मॉडुलस का मतलब यही होता है। ये सही आ गया आपका मीन सबका? Yes, sir. Yes. करते जाओ बेटा। ये मैंने निकाला, चेक करो। 0.04। अब रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर चाहिए, वो कैसे आएगी? यहाँ से आएगी बेटा, जो भी आएगा आंसर। ये डेसिमल से ये डेसिमल जाएगा, एक जीरो से जीरो, 40/101 डिवाइड करके देखो। डेसिमल स्टार्ट, डेसिमल से आएगा, फिर 403 पे जाएगा, 303 ना, फिर 97 बचता है, फिर 970 बन जाएगा। तो 979 पे तो जाएगा ही जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अपने पास ये आ गया 0.39।
कितना परसेंट है। चेक करो कि इसको समझ में आ जाए। बोलो। सर आगे सर आगे अगर इसको सर इसी क्वेश्चन को वो कहता है कि राइट एरर विद लिमिट, एरर विद लिमिट्स, तो मेरा आंसर होता ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट है। ये मेरा आंसर है। अब यहाँ से परसेंटेज निकालना भी आसान है ना, दिस बाय दिस इनटू 100। ये दूसरा क्वेश्चन था इस टाइप का। कुछ पूछना बेटा? नो सर। नो समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर। आगे बढ़ते हैं। इस शीट को क्लियर कर देता था। जो लिखना होगा मैं बता दूंगा, अभी आपने देखना है। ये मैंने बताया ना, ए मीन कैसे निकालते हैं, सभी को ऐड करके, सभी ऑब्जर्व, ये सारी ऑब्जर्वेशन है, सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपका ए मीन आ जाएगा। ए मीन के बाद नेक्स्ट देखो, एब्सोल्यूट एरर के लिए जैसे अभी मैंने बताया आपको, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का रूट, तो मैंने इसीलिए पहले न्यूमेरिकल करवा दिए ताकि अब ये आपको आसान लगे कि आप कर रहे हो ना न्यूमेरिकल में ये चीज। लिखना कुछ नहीं है, डेफिनेशन कुछ नहीं लिखनी है। ये आपने अभी पूछा ना एब्सोल्यूट एरर, तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बाकी एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन नोट कर भी लो, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, ये लिख लो आप। इतना नोट कर लो बच्चों। मीन एब्सोल्यूट एरर में आपने क्या किया था बेटा अभी? सर एक बार बैक कर दो। बता देना बेटा जब लिख लो। अभी तक नोट नहीं किया क्या इतना सारा? हो गया हो गया सर। बोल दिया करो बेटा। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर में हमने क्या काम किया था? हमने सभी एब्सोल्यूट एरर को ऐड किया, उसका अर्थमेटिक मीन ले लिया। फिर हमने निकाला था रिलेटिव एरर। मैं बता रहा हूँ हमने क्या क्या काम कर लिया न्यूमेरिकल्स के लिए। रिलेटिव एरर के लिए हमने क्या क्या किया, हमने जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली थी उसको मीन वैल्यू से डिवाइड किया। ये एक प्योर नंबर होगा, इसके कोई यूनिट नहीं होती, ये तो पता ही है। ऊपर भी डेल्टा सेम क्वांटिटी है, नीचे भी सेम क्वांटिटी, तो इसको भी नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रिलेटिव एरर
इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन, मीन को ऐसे बाहर से भी नोट कर देते हैं ए मीन। ये न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। फिर परसेंटेज एरर में आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो और ये सारा होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे। एक्यूरेसी को कौन मेजर करता है? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर या दोनों, बी एंड सी। अगर किसी की परसेंटेज एरर ज्यादा होगी या रिलेटिव एरर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, तो कम एक्यूरेट होगा। एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए आपके पास बी एंड सी बोथ है, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर तो मेजर नहीं करता। एब्सोल्यूट एरर तो वैसे ही डिफरेंस है इसके बीच में ऑब्जर्वेशन, और ये तो आपको नहीं बताएगा ना, आपको बताएगा परसेंटेज एरर। अगर आपकी परसेंटेज एरर कम आ रही है, 0.4% आ रही है या आपकी 75% आ रही है, इतनी ज़्यादा एरर का मतलब है नॉट एक्यूरेट। परसेंटेज या रिलेटिव एरर, ये दोनों आपको हेल्प करते हैं एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए। तो समझ में आ गया? ये नोट कर लिया आपने? सर एक मिनट। ओके, साथ साथ किया करो बेटा। हो गया ना? ये रीजन बताया, इसको छोड़ो, बता दिया मैंने। ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो। सर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। ये ऑप्शन ए। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। एब्सोल्यूट एरर, difference between mean value and measured value is called absolute error। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बेटा टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? जो एरर किसी भी सिस्टम में हो, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में जो एरर्स होती हैं उसको सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जैसे सपोज करो इंस्ट्रूमेंट खराब हो, आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो, तो उस एरर को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। लेट की आपके पास एक स्केल है जिससे आप रीडिंग लेते हो। स्केल देखा होगा ना सबने? उसके ऊपर यस। उसके ऊपर मार्किंग होती है 0, 1, 2, 3। इस स्केल में गलती है, 3 के बाद 5 आ गया। ये मिस्टेक मैन्युफैक्चरर ने कर दी, बाई मिस्टेक हो गया उससे, आपने भी ध्यान नहीं दिया, आपने इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया और रीडिंग लेनी शुरू कर दी। क्या आपकी रीडिंग सही होंगी? नो। आपने नो सर। आपने इस पेन को मेजर किया, इसकी लेंथ को, आपके अकॉर्डिंग ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर, है ना? 7 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ये वाकई 7 सेंटीमीटर है? नो। यहाँ पर 3 के बाद 4 नहीं आया, तो फिर ये आपका इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो गया ना। ऐसी एरर को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो एरर, आप सिर्फ समझ लो ये एरर्स की टाइप। मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा जिसमें मैंने बच्चों को इनकी डेफिनेशन डिक्टेट करवाई है, उससे फिर आप इनकी डेफिनेशन लिख लेना। अभी आप सिर्फ टू द पॉइंट नोट करो। सिस्टमेटिक एरर कई तरह की होती है। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? एरर इन द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट के सिस्टम में एरर को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब ये 3 तरह की होती है, जिसमें से एक मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो
तो वो हमेशा रॉन्ग रीडिंग देगा। जब वो रॉन्ग रीडिंग देगा तो फिर वो एरर को आप क्या बोलोगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मेजर करते हो, आपको पता है कि आपका थर्मोमीटर में नॉर्मल टेम्परेचर जो होगा वो 98 के आसपास होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। बट आपने मार्केट से जो थर्मोमीटर लिया उसके अंदर मरकरी होता है और यहाँ पर मार्किंग की होती है। लेट की बाई मिस्टेक मार्किंग ही गलत की हुई, मरकरी शुरू में ही 98 पे है, उसके बाद आपने अपने बॉडी से टच किया तो मरकरी यहाँ पर पहुंच गया, 99 पे आ गया। तो आपको लगेगा कि आपको तो 1 डिग्री फीवर है, बट एक्चुअल में आपको फीवर नहीं था, क्योंकि आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया वही गलत। जब भी आप उससे रीडिंग लेंगे वो 1 डिग्री का फर्क देगा, 1 या 2 का। तो ऐसी एरर को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या आप इसको रिमूव कर सकते हो? यस, बाय टेकिंग गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, बाय टेकिंग गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, बाय टेकिंग गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट। ऐसा करके आप इसको ठीक कर सकते हो। दूसरी एरर आएगी environmental error, दूसरी एनवायरमेंटल नहीं, पर्सनल लिखते, पर्सनल एरर। जो बंदा रीडिंग ले रहा है ना उसके अंदर भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उसको रीडिंग ना लेनी आती हो। ऐसी एरर को हम बोलते हैं पर्सनल एरर। पर्सन में जो एरर है, ऑब्जर्वर में जो एरर है। अब ऑब्जर्वर में क्या एरर होगी? जिस बंदे को आपने काम दिया कि आप रीडिंग लो, उसने कभी साइंस का काम ही नहीं किया हुआ, मतलब वो नॉलेज नहीं रखता था उस पर्टिकुलर फील्ड की। ऐसा बंदा हमेशा मिस्टेक करेगा जिसको एक्सपीरियंस ना हो। इट इज ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस या लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज इन द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर, इन द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के पार्ट में नॉलेज की कमी के कारण जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं पर्सनल। वो किसी भी तरह से आ सकती है। सपोज करो आप डॉक्टर नहीं है, बट आपने अपने एक स्टेथोस्कोप को लेके अपने नेक में डाल के रखा हुआ है और किसी का भी आप हार्ट चेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जबकि आप डॉक्टर नहीं हो। तो आप कुछ भी बताओगे वो सही नहीं हो, जो भी आप बताओगे वो गलत ही हो, क्योंकि वो आपका पार्ट ही नहीं है। तो ये ऑब्जर्वर के अंदर प्रॉब्लम है ना, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। स्टेथोस्कोप जो था वो सही था, या आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो आपने थर्मामीटर सही लिया हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि रीडिंग कौन सी स्केल में मेजर होगी। वो होती है डिग्री फ़ारेनहाइट में, आपने उसको बोला आपको तो 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में बहुत फर्क है। ऐसी एरर जब भी आती है वो किसके कारण से आती है? इन एक्सपीरियंस या लैक ऑफ नॉलेज इन द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर। सच एरर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। क्या इस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं? इस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं? यस। क्या Yes. यस पर्सन को ही रिमूव कर दें? अगर हम ऐसा पर्सन चूज करें जो एक्सपर्ट हो, जिसको नॉलेज हो, वो एरर नहीं करेगा। फर्स्ट थी इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट खराब तो गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट ले आओ, पर्सन खराब तो गुड क्वालिटी पर्सन ले आओ, मतलब एक्सपर्ट ले आओ। तो ये सब करने पर आप ये 2 तरह की एरर को रिमूव कर सकते हो। और सिस्टमेटिक एरर होती वो है जिनके कारण हमें पता होते हैं, जिनका कोज इज नोन। नोन मतलब हमें ये मालूम है कि एरर आने का रीजन क्या है।
जब हमें रीजन पता होगा तो फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा? यस sir. सर। Yes, sir. दूसरी एरर इसमें आती है एनवायरमेंटल एरर, जो अभी बच्चा बोल रहा था, एनवायरमेंटल एरर, यानी कि चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशन, एरर ड्यू टू चेंज इन फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन के बदलने से जो एरर आएंगी, जैसे कई बार टेम्परेचर बढ़ने से भी एरर आ जाती है। जैसे मान लो आपके पास एक स्केल है, जो लोग कपड़े का काम करते हैं ना, उनके पास 1 मीटर की एक स्केल होती है। जब आपको बहुत सारा कपड़ा लेना होता है तो वो इस स्केल से मेजर करके आपको दे देते हैं। ये जनरली मेटल की बनी होती है या अलॉय की। अब वैसे तो ये अलॉय की बनी होनी चाहिए। अगर कोई दुकानदार या कोई शॉपकीपर इसको मेटल की बनवा लेता है, लेट्स किसी मेटल की बना ली, कॉपर की बनवा ली। अब मेटल की एक टेंडेंसी होती है कि टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल की लेंथ बढ़ जाती है। टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल एक्सपैंड होता है, अब अगर 1 मीटर की स्केल है, इस पे 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक आपने लिखा हुआ, और गर्मी में इसकी लेंथ बढ़ गई, लेकिन ये जो नंबरिंग है ये तो 100 ही लिखा होगा ना। ये थोड़ी है कि लेंथ बढ़ने के बाद ये 101, 102, 103 हो जाएगा। वो तो आपने जो इसके ऊपर मार्किंग की है उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। जो आपने कैलिब्रेशन किया है, जो मार्किंग आपने की है, वो तो फिक्स है। आपके लिए तो 1 मीटर ये था, बट टेम्परेचर बढ़ने से इसकी लेंथ बढ़ गई। अब जब भी आप रीडिंग लोगे वो रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी, वो रीडिंग रॉन्ग होगी। इसको बोलते हैं एरर ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन चेंजेस, या ड्यू टू चेंज इन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, एक्सेट्रा। क्या ये समझ में आ गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. फिर आपसे पूछे Yes. सिस्टमैटिक एरर को हम रिमूव कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्या सिस्टमैटिक एरर के कारण हमें पता है? कॉज, यस पता है। सिस्टमैटिक एरर कितने तरह की होती है वो मैंने आपको बता दिया। तो जब सिस्टमैटिक एरर की टाइप्स हमें पता है और हमें ये मालूम है कि सिस्टमैटिक एरर रिमूव की जा सकती है, तो फिर हम उन एरर को रिमूव कर लेते हैं। इसलिए देखो, इंस्ट्रूमेंट लिखना नहीं है, सिर्फ देखते जाओ। एनवायरमेंटल एरर को रिमूव कर सकते हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो? आप कंडीशन प्रॉपर रखो। इन्वायरमेंटल एरर को आप रिमूव कर सकते हो। टेम्परेचर को बढ़ने मत दो, रूम का एसी ऑन रखो, टेम्परेचर को हो? फिक्स, ओके। प्रेशर को फिक्स रखो। वो तो लेबोरेटरी में हम सब कुछ कर सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरी तरह की एरर आती है बेटा रैंडम एरर। इसके नाम से ही क्लियर है कि ऐसी एरर जिसका कोज इज अननोन, हमें पता ही नहीं चलता ये एरर क्यों आई। मान लो आपने इंस्ट्रूमेंट भी सही लिया, पर्सन भी सही सही था, एनवायरनमेंट भी सही था, उसके बाद भी अगर एरर आ गई, आई तो किसी कारण से ही है, लेकिन वो रीजन हमें नहीं पता। हो सकता है कि 1 सेकंड के लिए एसी फ्लक्चुएट कर गया हो, आपको पता नहीं चला। हो सकता है 1 सेकंड के लिए इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया हो, आपको पता नहीं चला। मतलब रैंडम एरर वो एरर होंगी जिनका कारण आपको पता ही नहीं चलेगा। इसको आप ऐसे ही डिफाइन करना, जब मैं आपको लेक्चर भेजूंगा ना, वहां से नोट्स बनाना, उसमें आपको बताया जाएगा
कि ऐसी एरर whose cause is unknown, तो क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ जब मुझे यही नहीं पता कि कारण क्या है? आई कैन नॉट रिमूव, मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। रिड्यूस कैसे करेंगे? ऐसे केस में जब आपको रैंडम एरर आए ना, फिर आप एक रीडिंग मत लो, फिर आप कई रीडिंग्स लो, सभी में एरर आएगी, कुछ ना कुछ आएगी, अलग अलग आएगी। फिर आप इन सभी रीडिंग का अर्थमेटिक मीन करोगे ना, तो आप अपनी एरर को कम कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। रैंडम एरर कैन नॉट बी रिमूव बट कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग एवरेज या अर्थमेटिक मीन, जैसे मैंने न्यूमेरिकल में लिया, इसको बोलते हैं बेटा रैंडम एरर। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट टाइप की एरर देखो, मैं एरर की टाइप समझा रहा हूँ। एरर्स को मैंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, एक सिस्टमेटिक एरर, एक रैंडम एरर, और एक जो मैं अभी बताऊंगा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक को मैंने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक पर्सनल एरर, और एक एनवायरमेंटल एरर। ये मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैं बताने वाला। ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर भी ऑब्जर्वर के पार्ट में है। जो ऑब्जर्वर है ना, वही ग्रॉस एरर करने वाला, ऑब्जर्वर। लेकिन ये ऑब्जर्वर एक्सपर्ट है, इट इज एक्सपर्ट, फिर भी ये एरर कैसे करता है? ड्यू टू केयरलेसनेस, ड्यू टू केयरलेसनेस, लापरवाही से। जैसे मान लो आप हो, आप एक्सपर्ट हो किसी फील्ड के, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बट आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट में। आपका मोबाइल फोन आपके पास है और ज़्यादातर ध्यान आपका मोबाइल फोन पे, आप काम भी कर रहे हैं बट अपना मोबाइल फोन भी यूज़ कर रहे हैं, उस पर कोई मैसेज भी पढ़ रहे हैं, मैसेज कर भी रहे हैं, और साइड बाय साइड आप रीडिंग्स भी देख रहे हैं, तो गलती होने के चांसेस है ना बेटा? बिल्कुल है। Yes. मान लो रीडिंग आपने देखी 12.1, और जब आपने कॉपी पे लिखना शुरू किया, तो क्योंकि ध्यान हमारा कहीं और भी था, लिखते लिखते भी हमने गड़बड़ कर दी, उसको 12.2 लिख लिया। तो जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपकी एरर आएगी ही आएगी। तो इस एरर को आप पर्सनल एरर नहीं समझो, यहाँ तो पर्सन को नॉलेज ही नहीं थी, ये एरर है तो ऑब्जर्वर की एरर, बट नॉट ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस और लैक ऑफ नॉलेज, इट इज ड्यू टू द शेयर केयरलेसनेस। सिर्फ लापरवाही के कारण, कंसंट्रेट ना करने के कारण जो एरर आती है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। और जनरली जब आप न्यूमेरिकल करते हो, घर पे मैथ्स करते हो या कोई फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हो, कुछ बच्चों को हैबिट है कि वो गाने भी सुन रहे होते हैं कानों पे लगा के, और ये सब चल रहा होता है, या अपना ध्यान कहीं और भी रखते हैं, मम्मी पापा में क्या बात हो रही है या कुछ और भी, मतलब आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं कर रहा। ये यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका माइंड एक तरफ कंसंट्रेट नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि जब आप अपना काम कर रहे हो, जब आप न्यूमेरिकल्स को कर रहे हो, उस वक्त आपसे गलती हो, जो गलती एक सिली मिस्टेक होगी, जो सिर्फ आपकी लापरवाही के कारण होगी, इसके कारण होगी लापरवाही के। उस मिस्टेक को फिर हम किस में लेके आएंगे? उस मिस्टेक को हम लेके आने वाले हैं इसके अंदर ग्रॉस एरर। इज इट क्लियर? Yes, sir. What Yes, Yes, sir. sir. we should do? First remove this इंस्ट्रूमेंट जो हमने यहाँ लगाया, इसको पहले रिमूव करें, अपने आप को आइसोलेट करें,
और पूरी तरह से कंसंट्रेट करें स्टडी पर, फिर आप देखें आपके रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं और आपकी एरर्स भी नहीं आने वाली। तो क्रॉस एरर को हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? जस्ट बाय कंसंट्रेटिंग ऑन टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। उस वक्त टीवी भी ऑन ना हो, फोन भी ना चल रहा हो, और भी कोई एक्टिविटी ना हो रही हो घर में, आपका पूरा ध्यान कहाँ पर हो? सिर्फ और सिर्फ एस एल अरोड़ा पे, सॉरी किसी बुक पे हो, और आप अच्छे से उसको कर पाओ। दिस इज ऑल अबाउट योर एरर्स। अब आपने होमवर्क क्या करना है? एक तो वो वीडियो जिसमें इनकी डेफिनेशंस मैंने बच्चों को डिक्टेट करवाई हुई, वो वीडियो आपके ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। उससे आपने नोट्स बना लेना, मेक योर नोट्स। सेकेंडली, जो एक्सरसाइज आपने की थी एस.एल. अरोड़ा से, इसी एक्सरसाइज से पहले भी एक और एक्सरसाइज आएगी जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देगा। जो मैंने आज 2 न्यूमेरिकल करवाए हैं ना, वो उससे पहले वाली एक्सरसाइज है, वो भी आज आप कंप्लीट कर लेना। सबके पास बुक होनी जरूरी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि जब बुक होगी तो पहले आप ना सोल्ड एग्जाम्पल देख लेते हो, उससे एक बार आइडिया डेवलप हो जाता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, कैसे परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब ऑब्जर्वेशन के अंदर 3 डेसिमल प्लेस होंगे तो आपके आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। इसलिए पहले एग्जाम्पल करना, फिर आप उस एक्सरसाइज को करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एक्सरसाइज आपने आज की है उससे पहले आएगी शायद। सर उसमें 3 ही न्यूमेरिकल है। हाँ, 2-3 न्यूमेरिकल होंगे, 2-3 यस सर। भी होंगे। 3 न्यूमेरिकल है तो 2-3 एग्जाम्पल होंगे, वो आज आप ट्राई कर लेना। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर एरर। कल रेगुलर क्लास होगी बेटा 2 बजे। कल बैकअप क्लास नहीं होगी। आप एक दिन ले लिया करें बीच में, ताकि बैकअप का काम आप पूरा कर ले। कल आपकी रेगुलर क्लास होगी, वेक्टर हमारा टॉपिक चल रहा है, वेक्टर से आप लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट जब भी बैकअप क्लास होगी मैं आपके ग्रुप में मैसेज डाल दूँ। ओके, अंडरस्टैंड? यस। यस सर। Yes, sir. ऑल फॉर द डे बेटा, थैंक यू।